तमाम नेता कहते हैं कि लोगों की कमाई बढ़ गई है, इसलिए महंगाई का असर अब होता नहीं। लेकिन क्या यह बात सच है? जन्म कभी कहे जाने वाले धूमिल ने कहा था, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। इसलिए आज महंगाई का स्वाद हम उन लोगों से पूछ कर आए हैं जिन्हें महंगाई ने सीधे धुएं में ढकेल दिया। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना, आपका स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं। आज की पहली दस्तक होगी उस उज्ज्वला योजना से जुड़ी हुई जो देश की ग्रामीण महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन गरीब महिलाओं को बांट दिए। लेकिन सवाल यह है कि जब महंगाई से उज्ज्वला योजना का चूल्हा हुआ उदास, एलपीजी सिलेंडर दोबारा भराने का पैसा कितनों के पास? और दूसरी दस्तक आज खुद देकर पूछेगा, क्या एनकाउंटर से अपराध को रोका जा सकता है? क्या एनकाउंटर ही कानून व्यवस्था को बचाए रखने का आखिरी रास्ता है? शुरू करते हैं आज की दस्तक। एक बहुत अच्छी योजना की गैस महंगाई कैसे निकाल देती है, इसकी जमीनी हकीकत आज तक के संवाददाता आज आपको दिखाने जा रहे हैं। इस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। गरीब महिलाओं को लकड़ी, कंडे, उपले के धुएं में खाना बनाने से बचाकर सेहत का एलपीजी कनेक्शन देने वाली योजना। लेकिन जब महंगाई ने एलपीजी सिलेंडरों के दाम बढ़ाए तो कैसे गरीबों के घरों में दोबारा चूल्हे के धुएं ने एंट्री कर ली, इसकी रिपोर्ट हमने तैयार की है। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है, कंडा ताप के लेकर आते तब चूल्हा जलाते धुआं उठता है, खांसी उठाते हैं, आंसू आ जाते हैं, लकड़ी लगा कांटा चुभ गया है। 2016 में इसी धुएं को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। लेकिन क्या देश की गरीब महिलाओं के लिए जरूरी उज्ज्वला योजना को महंगाई ने उदास कर दिया? जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। साग सब्जी की तो पैसा नहीं है और 900 रुपये कहाँ से जुटाई तो मैं वो कर करी, आँखी फूटी जाती है, हमें धुआं मानी। गैस तो महंगा हो गया ना। आपको लगेगा कि इन आंसुओं की वजह धुआं है, लेकिन कारण धुआं नहीं, वो आग है जो महंगाई के कारण एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगी। और इतिहास गवाह है, महंगाई की आग में आर्थिक कमजोरी की ज्वलनशीलता गरीब को सबसे पहले झुलसाती है। इसलिए देश के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक और राजस्थान से शरद कुमार आपको उज्ज्वला की उदासी की पूरी कहानी दिखाएंगे। हमीरपुर में यह घर सुधा और श्रवण का है। बढ़े दामों ने उज्ज्वला के सिलेंडर को बाहर उदास खड़ा कर दिया। अंदर चूल्हे में महंगाई ने आग फूंक रखी है। इसी धुएं से आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने सब्सिडी शहरों में अपनी छोड़ दी तो सरकार उज्ज्वला का सिलेंडर गरीबों को दे पाई। लेकिन क्या हुआ कि सुधा जैसे ग्रामीणों की जिंदगी दोबारा उसी धुएं के साए में चली गई। हम इस वक्त टेढ़ा गांव, जो कि हमीरपुर और बांदा का के सीमा पर बसा हुआ एक गांव है, और हम उस गांव में इस वक्त हैं। और आप यहां पर वो स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से इस चूल्हे और सिलेंडर को बिल्कुल अलग करके रख दिया गया है और दोबारा से वही परंपरागत पुराना लकड़ी का चूल्हा, फूंक मारने की वही की विधि, वही तमाम चीजें एक बार फिर से लौट आई हैं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये, क्योंकि गैस के दाम पिछले 3 महीने में 5 बार बढ़े हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ गैस बहुत महंगी हो गई। जो सरल था, अब यहाँ बहुत दिक्कत है रोटी बनाने में चूल्हे में। आप कैसे बनाती थी पहले? उसका इस्तेमाल करती थी गैस? गैस से बनाते थे, जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। क्यों दोबारा से गैस खरीदने में क्या समस्या आ रही? क्योंकि ये महंगी बात है, हमें रोजगार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। देश में 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यही उज्ज्वला का सिलेंडर देने की योजना तय समय से पहले पूरी की जाती है। लेकिन 3 महीने में सुधा खुशियों की लौ से कंडे के धुएं में पहुंच जाती है, क्योंकि 3 महीने में 225 रुपए की गैस वाली महंगाई ने एक अच्छी योजना का धुआं कर दिया और उज्ज्वला के सिलेंडर को लोहे के लाल रंग वाला टुकड़ा बना दिया। बुंदेलखंड के हमीरपुर के हम उसी टेढ़ा गांव में हैं जहां सबसे ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन मिले थे। अब आप इस चूल्हे को देख लीजिए, ये बस यूं ही शोकेस की तरह
इस घर में पड़ा हुआ है। बाकायदा उज्ज्वला योजना का ये जो सिलेंडर है, ये गैस है, आपको ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से अब लोग इसका इस्तेमाल करना, गृहिणियां इसका इस्तेमाल करना कम कर चुकी हैं। और जो असल तस्वीर है वो अब आपको दिखाई देगी। घर का खाना अब पूरी तरीके से पहले की तरह लकड़ी के चूल्हे पे बनता हुआ दिखेगा। दलिया बनाती राममणि के घर क्या इतनी नहीं कि 800 रुपए पार हो चुके सिलेंडर को भराकर खाना पकाएं। 2018 का NSSO का सर्वे कहता है 20% गरीब परिवार की आय 1065 रुपए है। तो फैसला आप करिए, जब जेब में दाने नहीं होंगे तो सिलेंडर कहां से भराया जाएगा? पहले भरावते जब सस्ती रहा है, अब हम नहीं भरावते। 4-6 महीना हुई गए नहीं भरा हुआ है, जब से महंगाई हुई गई। तो फिर वापस इसी कंडे पे और लकड़ी पे बीन के लाई थे मांग कर, कहूँ से कंडा ना मैं चौआ गोर कुछ नहीं आ, हार से बीन लावा थे लकड़ी, कंडा तो बार रहे हैं, बना रहे हैं। महंगाई और गरीबी, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यही कह लीजिए। महंगाई की चक्की चली, उज्ज्वला उदास हुई क्योंकि धुआं फिर से घरों के भीतर उठने लगा। का करन, जब हम पैसे नहीं आते हम नहीं भरा पाते, धुआं लागत है आखिर में का करन, गरीब मड़ाई। बाहर धुआं है, अंदर महंगाई के कारण सिलेंडर का घुटता दम है। कुछ इस तरीके से ये गैस चूल्हा बिल्कुल अब रख दिया गया है। और बुंदेलखंड का ये टेढ़ा गांव है और रिकॉर्ड में दर्ज है कि यहाँ इस जिले का सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर यहाँ बांटे गए। लेकिन अब ये भंडार के घर में एक कोने में इस तरीके से पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ये बात तो सच है कि 1 दिसंबर को 594 से शुरू हुआ गैस का खेल 1 जनवरी को 694 रुपए पहुंचा था, 1 मार्च को 819 रुपए। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं, दावा ये भी कि 800 रुपए पार का सिलेंडर भराने के बाद जो सब्सिडी आनी चाहिए वो या तो मिल नहीं रही या फिर गिनती के कुछ रुपए आ रही है। जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी उज्ज्वला योजना के तहत वो समाप्त है। किसी भी तरह की कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा रही। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी सिलेंडर खरीदने में असहाय है, मजबूर है। इसी कारण गीता देवी के घर भी सिलेंडर पीछे हो गया, कंडे पर धुएं के साथ चूल्हा आगे। आखिर महीने के 1000 रुपए से 5000 रुपए तक कमाने वाला गरीब आदमी अपनी कमाई का 20% से अधिक का खर्च कैसे सिर्फ सिलेंडर भराने में कर दे? कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। ये एक ऐसी योजना है जिसमें हमेशा लक्ष्य को तय वक्त से पहले हासिल किया गया और इसके फायदे भी देखे गए। रिसर्च बताती है कि अस्थमा के 90% मरीज चूल्हे में लकड़ी कंडे के धुएं से ही प्रभावित रहते थे। बाद में एक सवाल के जवाब में खुद पेट्रोलियम मंत्री ने 2019 में बताया था कि उज्ज्वला योजना लागू होने के बाद छाती की बीमारी के मामलों में 20% तक की कमी आई। एक रिपोर्ट के आधार पर यह भी बताया गया कि सांस संबंधी 25% बीमारियों में कमी तब आई जब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर करोड़ों महिलाओं तक पहुंचा दिए गए। लेकिन जिस योजना से इतना लाभ जनता को पहुंचा, महंगाई ने उसको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। इन दोनों रिपोर्ट को आपको दिखाने के बाद अब आज की दस्तक यह है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ग्रामीण महिलाओं को जानलेवा धुएं से बचाने की एक बेहद जरूरी स्कीम है। लेकिन गरीब ग्रामीण उज्ज्वला योजना के सिलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकें, इसलिए महंगाई पर लगाम लगाना जरूरी है। महंगाई गर्मी में कम होगी, इस दलील के साथ महिलाओं को जानलेवा धुएं के बीच नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए यह दूसरी रिपोर्ट भी आप देखिए और दस्तक दीजिए। एक गरीब मां जब लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है तो वैज्ञानिकों का कहना है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगारेट का धुआं चला जाता है। 400 सिगारेट का। जिस चिंता के कारण प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना शुरू की, दावा है उसका फायदा पाने वाले दोबारा महंगाई के कारण धुएं के जाल में फंस गए। मनीषा के घर वालों की सुबह फिर से चूल्हे में लकड़ी झोंकते हुए होने लगी। सुबह की चाय के लिए भी उज्ज्वला के सिलेंडर का सहारा लेने की जगह फेफड़े गला देने वाले धुएं को अपनाना पड़ता है।
भाभी चूल्हे की तैयारी करती हैं। आगे इस पर काम का जिम्मा घर की बेटी मनीषा उठाती है। महंगाई ने दिक्कत का दूसरा नाम धुएं वाला चूल्हा बना दिया। हाँ सर, दिक्कत होती है, धुआं और खीरा साथ जल जाता है, ऐसे रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। गैस सिलेंडर पर क्यों नहीं बनाते हो? सर गैस तो महंगा हो गया ना, इतने पैसे में तो हमारे घर का खर्चा निकल जाता है। सरकार ने 2019 और 20 में ये तो बताया था कि उज्ज्वला योजना में औसत 3 सिलेंडर दोबारा रिफिल कराए गए, लेकिन अब चूल्हे का धुआं ज्यादा है। महंगाई की बोरी में उज्ज्वला का बर्नर बंद किया जा चुका है। रसोई गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि चूल्हे की रोशनी उज्ज्वला बिखेर रही है। इस तरह से जो गरीब परिवार होता है, गरीब परिवार के साथ समस्या है कि परिवार बड़ा होता है, खर्च भी ज़्यादा होता है, खाना भी ज़्यादा बनता है। ऐसे में इनका कहना है कि जितना खर्च हम गैस सिलेंडर पर करेंगे वो पैसे बचाकर हम राशन खरीद लेंगे। और यह सोच जो है अमूमन सभी गरीब परिवारों को हो गई है, क्योंकि 800 से ऊपर गैस सिलेंडर का दाम चला गया है। उसके बाद शायद ही कोई जा रहा है गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए। राजस्थान के दूर दराज के गांवों में जाने की जरूरत नहीं। राजधानी के पास के ही ग्रामीण इलाकों की हालत यह है कि ज्यादातर घरों में उज्ज्वला के सिलेंडर भीतर शोपीस बनकर रह गए और ग्रामीण महिलाएं जो सिलेंडर से गैस चट जलाकर सेहतमंद माहौल में खाना पकाती थी, उन्हें फिर से लकड़ियों, कंडों और उपलों को जलाकर खाना बनाना पड़ता है। सायरा उनमें से एक है। सिलेंडर इनके पास भी है, लेकिन जब दिसंबर में 2 बार, जनवरी में 1 बार, फरवरी में 3 बार और मार्च में 4 दिन में 1 बार दाम सिलेंडर के बढ़ गए, तो ग्रामीण आदमी के लिए उज्ज्वला का सिलेंडर भराना ही महंगाई का जलजला बन गया। सरकार ने बहुत महंगा कर दिया है इसको, इसलिए मजबूरी में चूल्हे पे बनाना पड़ता है। पहले तो 300-400 रुपए में आता था, अब कम से कम 850 रुपए का कर दिया है, इसलिए मजबूरी में लकड़ियों से चूल्हे पे बनाना पड़ता है। आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान में 63,64,000 में से 21,60,000 उपभोक्ता ही रेगुलर रिफिलिंग सिलेंडर की करा पा रहे हैं, यानी करीब 30 से 35% ही उज्ज्वला के लाभार्थी सिलेंडर दोबारा भरा पाने की हिम्मत कर पाते हैं। करीब अभी 40% ही ले पा रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं ले पा रहे हैं। बीच में सरकार ने इनको 3 सिलेंडर निःशुल्क भी दिए थे, फ्री दिए थे पिछले साल, तो वो तो नवंबर तक एक्सटेंड करके किसी तरह इन लोगों ने ले लिया, लेकिन अब बस की बात नहीं है। वापस जंगल की ओर लोग बाग जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, महंगाई बढ़ती रहेगी और सब्सिडी घटती रहेगी तो आम आदमी सिलेंडर कैसे भराएगा? सब्सिडी का सवाल पेट्रोलियम मंत्री से हमने पूछा। उज्ज्वला में सब्सिडी कम नहीं कर रहे, जबकि रेट बढ़ता जा रहा है महिलाओं के लिए। देखिए, केवल उज्ज्वला नहीं, एलपीजी की दरों में अभी बढ़ा है। कुछ ग्राहकों को सब्सिडी मिल रहा है। धीरे धीरे ये प्राइस रेशनलाइज होगा, ये हमारी अपेक्षा है। तो क्या तब तक अपेक्षाओं के आधार पर महंगाई के चूल्हे में उन्हीं 400 सिगरेट के धुएं के बीच देश की महिलाएं खाना पकाती रहें? लोकतंत्र में सरकारों का चरित्र बाजार के आधार पर नहीं, बल्कि जन कल्याणकारी रूप में होता है। उसी रूप का नतीजा उज्ज्वला योजना बनती है। तो फिर महंगाई के सिलेंडर से राहत का जन कल्याण क्यों नहीं दिया जाता? शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब खबर कानून व्यवस्था पर दस्तक को लेकर। आज बिहार में बीजेपी के 3 विधायक और 1 मंत्री ने मांग रखी कि अपराध पर काबू करना है तो बिहार में भी यूपी की तरह अपराधियों की गाड़ियां पलटनी चाहिए। मांग उठाई गई कि यूपी की तरह बिहार में भी अपराधियों के एनकाउंटर होने चाहिए। सवाल यह कि कानून बनाने वाले खुलेआम कानून तोड़कर अपराध पर लगाम क्यों लगाना चाहते हैं, या फिर पुलिस विभाग को मजबूत करने वाली अपनी जिम्मेदारी से वो बचना चाहते हैं। विधायक नंबर 1 मांग, बिहार में उत्तर प्रदेश जैसे गाड़ी अपराधियों की पलट जाए। और यूपी के तर्ज पर जब कार्रवाई शुरू होगा तो इनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई अब ठीक हो जाना जरूरी है। शुरू क्या होगा? यूपी के तर्ज पर जैसे यूपी में जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से गाड़ी पलटेगा यहाँ भी। इस प्रकार जब होगा तब जो बचे कुछ लोग हैं वो ठीक हो जाएंगे। विधायक नंबर 2, यूपी जैसे एनकाउंटर बिहार में भी हो। निश्चित रूप से कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए कि उनमें खौफ पैदा हो।
खौफ पैदा हो तो निश्चित रूप से जो बहुत गंभीर अपराध में लिप्त हैं उनको एनकाउंटर करने में क्या दिक्कत है, करना ही चाहिए। विधायक नंबर 3 मांग है पुलिस को एनकाउंटर की छूट मिले। यहाँ भी अपराधियों का मतलब एनकाउंटर करना चाहिए, उस तरफ इशारा कर रहे थे ताकि इशारा क्या होना चाहिए, इशारा कौन सी करना है, जो बात बोलना है एकदम टाइट होकर के बोलिए कि जो अपराधी हैं और पुलिस को इतनी छूट मिलनी चाहिए। विधायक ही नहीं मंत्री भी मांग करते हैं एनकाउंटर मॉडल बिहार में लागू हो। एनकाउंटर मॉडल एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन हम लोगों के यहाँ कानून तो इजाजत देता नहीं है। इसके लिए न्यायालय बना हुआ है, उत्तर प्रदेश इजाजत दे देता है। उत्तर प्रदेश के अब हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे। बिहार के ये वो नेता और मंत्री हैं जो चाहते हैं कि यूपी में जिस तरह गैंगस्टर विकास दुबे की गाड़ी पलटी और वो भागने के दौरान एनकाउंटर में मारा गया, ठीक उसी तरह बिहार में अब अपराधियों की गाड़ी पलटी जाए। मॉडल तो सराहनीय मॉडल है, नीतीश जी का मॉडल भी सराहनीय है, इसलिए इस मॉडल पर आप जाइए, ब्रेकर पर जाइए। बिहार का ब्रेकर मजबूत है और यहाँ भी अगर उस प्रकार का स्पीड अपराधियों का होगा तो यहाँ गाड़ी पलट जाएगी। बिहार में सुशासन की सरकार अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो पा रही है और ऐसे में अब बीजेपी ने मांग की है कि बिहार में उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर मॉडल लागू किया जाना चाहिए ताकि अपराध पर लगाम लगाया जा सके। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, क्या वही खुली छूट बिहार में नीतीश कुमार अपनी पुलिस को देंगे ताकि वो अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पाएं? सवाल अब यह है कि बीजेपी के नेता यूपी के कानून की तारीफ कर रहे हैं या खुद यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह अपराधियों की गाड़ी बिहार में पलटे, ये कहने के पीछे बिहार बीजेपी के नेताओं की मंशा क्या है? क्या वाहवाही करने के चक्कर में बिहार बीजेपी के नेता ये कह बैठे हैं कि यूपी में फर्जी एनकाउंटर होता है? जिन्हें लगता है कि अपराध एनकाउंटर से ही काबू में आता है, वो इन आंकड़ों को भी देखें। मार्च 2017 से जुलाई 2020 तक उत्तर प्रदेश में 6000 से ज्यादा एनकाउंटर होते हैं, लेकिन फिर भी 2019 में 3806 हत्या के मामले सामने आते हैं। यूपी में 4 साल में 122 अपराधी मुठभेड़ में मारे जाते हैं, लेकिन 2019 में 59,000 से ज्यादा केस महिलाओं से अपराध के फिर भी सामने आते हैं। अपराध का हल कोई मुठभेड़ नहीं हो सकती, क्योंकि तब पुलिस के बेलगाम होने और फर्जी एनकाउंटर होने की भी आशंका जन्म लेती है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। और अब वो खबर जिस पर महाराष्ट्र में खूब दस्तक हुई। महाराष्ट्र के जलगांव में एक हॉस्टल में पुलिस वालों पर लड़कियों के जबरन कपड़े उतरवाकर डांस करवाने का आरोप लगा। इस शर्मनाक घटना की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई है और फिर ऐसी घटना ही नहीं होने की रिपोर्ट भी दे दी है। जिसने भी इस खबर को देखा और पढ़ा वो दंग रह गया, दिल दहल गया। पुलिस वालों की इस कथित शर्मनाक हरकत की देश भर में निंदा होने लगी। ये वही हॉस्टल है जहां पर लड़कियों के कपड़े उतरवाकर डांस करवाने का आरोप पुलिस वालों पर लगा। महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जांच के लिए 6 अफसरों की कमेटी बनाई, जिसने ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। 6 महिला अधिकारी, इनकी एक समिति का गठन किया गया था। ये 6 महिला अधिकारी का जो है उनका रिपोर्ट अभी जो सामने जो आया है, उन जो रिपोर्ट दिया है उसमें बताया कि इस प्रकार की घटना वहाँ पे घटी नहीं। महाराष्ट्र का महिला और बाल विकास विभाग इस तरह के हॉस्टल चलाता है जहां पर महिलाओं और लड़कियों को शरण दी जाती है। इसलिए जब इस तरह की शर्मनाक वारदात का दावा हुआ तो महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने विधानसभा में हंगामा किया, लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि शिकायतकर्ता ही बीमार है। जो कंप्लेंट थी उसके बारे में मेंटल उसका बैलेंस बराबर नहीं था, इस प्रकार की भी बात जांच की रिपोर्ट में सामने आई है। जांच रिपोर्ट के बाद महाराष्ट्र सरकार राहत की सांस ले सकती है, लेकिन महाराष्ट्र के ही औरंगाबाद में जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टर पर मरीज से छेड़खानी का आरोप लगा है, वो बताता है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा पुख्ता करने को लेकर सरकार की तरफ से जोरदार दस्तक देने की जरूरत है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो का चुनाव है। बीजेपी ने भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक एक वोट के लिए दोनों पार्टियां लड़ रही हैं। नौबत यह आ गई है कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री तक बढ़ चुकी है। टॉलीवुड के सितारे बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की टीमों का हिस्सा बन गए हैं।
बंगाल का मुकाबला वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल जैसा हो गया, जिसमें फिल्मी सितारों से दोनों टीमें लैस हैं। ममता बनर्जी की टीम में सायंतिका बनर्जी, सायोनी घोष, जून मालिया, नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती शामिल हैं। ये ममता ही थी जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सितारों की भागीदारी बढ़ाई, उन्हें टिकट दिया और राजनीतिक फायदा भी कमाया। ममता तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए भी अपनी कामयाब रणनीति पर एक बार फिर दांव लगा रही है, लेकिन ममता को इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी ने भी टॉलीवुड में बड़ी सेंध लगा दी है। चुनाव के पहले बीजेपी में यश दास गुप्ता, श्रावंती चटर्जी, कौशानी मुखर्जी, पायल सरकार और हिरेन चटर्जी शामिल हो चुके हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि दोनों पार्टियों में कोई सितारों की कमी थी, लेकिन फिर भी बीजेपी हो या तृणमूल, दोनों पार्टियों ने टॉलीवुड के ज्यादा से ज्यादा सितारों को अपना झंडा पकड़ाने की मुहिम छेड़ दी। फिल्मी सितारे कहीं के भी हो, जब वो जमीन पर उतरते हैं तो पब्लिक उनकी तरफ खिंची चली आती है। सितारों को देखने सुनने के इसी आकर्षण को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में कैश करवाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इन सितारों के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में है। इसी सिलसिले में ममता की पार्टी में नए सितारे की एंट्री हुई है। नाम है सायंतिका बनर्जी, जिन्होंने बुधवार को तृणमूल का झंडा थामा। ये फैसला आज का नहीं है, मैं दीदी के साथ थी पहले भी। आज आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली मैंने साथ दिया है। दीदी के साथ रहने के लिए मैं ऑफिशियली अपना नाम तृणमूल कांग्रेस में मेरा लिखा जाएगा। ये आज का फैसला नहीं है, मैं दीदी के साथ थी, आज भी हूँ। और सायंतिका बनर्जी बंगाली फिल्मों की जानी पहचानी एक्ट्रेस है, जो अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने डांस के लिए मशहूर है। सायंतिका ने साल 2008 में टीवी रियलिटी शो नाच धूम मचाले से ग्लैमर की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद सायंतिका ने 2009 में घर संसार फिल्म से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में आगाज किया। सायंतिका अपनी फिल्मों के जरिए बंगाल में जाना पहचाना नाम है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर वो अपने फैन से सीधे जुड़ी रहती हैं, जिसका फायदा मिलने की उम्मीद टीएमसी को है। चुनावी मौसम में बीजेपी की झोली भी सितारों से खाली नहीं है। टॉलीवुड से बीजेपी में आने वालों में अभिनेत्री श्रावंती चटर्जी का नाम सबसे ताजा है, जो बीजेपी में शामिल होने से पहले ममता बनर्जी के साथ प्रचार पर जाने के अलावा मंच भी शेयर कर चुकी है। लेकिन श्रावंती पीएम के विजन से प्रभावित होकर बीजेपी की टीम का हिस्सा है। मुझे लगता है कि 10 सालों में जो विकास नहीं हुआ, तो अभी हम लोग सब मिलके, पूरा भारतीय जनता पार्टी, सब कोई मिलके ये बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। उनका विजन, उनका जो मोदी जी का जो स्पीच मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। मैं देखती हूँ, बहुत फॉलो करती हूँ उनको। बंगाल के सिनेमा में अभी तक तृणमूल कांग्रेस का ही दबदबा था, लेकिन फेसबुक पर 30 लाख फॉलोअर्स वाली पायल सरकार जैसे सितारे जिस तेजी से कमल थाम रहे हैं, उसने तृणमूल के दबदबे को कड़ी चुनौती दे दी है। मेरा यही कारण है, क्योंकि जैसा आज आप लोगों ने देखा कि एक लोको सोनार बांग्ला लॉन्च हुआ, तो हम सब यही चाहते हैं कि बंगाल फिर से पहले जैसे हो जाए। पहले जैसे बंगाल का जो प्राइड था, बंगाल की जो कल्चर थी, वो सब वापस आ जाए। तो अगर बीजेपी बंगाल के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। क्या चुनाव लड़ना चाहोगी, और अगर हाँ तो कहां से? मैं लड़ना चाहूंगी, कहां से लड़ूंगी ये पार्टी डिसाइड करेगी। बंगाल की सियासी प्रतिस्पर्धा ने टॉलीवुड को बांट दिया है। तृणमूल कांग्रेस की टीम में अगर सायंतिका बनर्जी, सायोनी घोष, जून मालिया, नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती जैसे फिल्मी सितारे हैं, तो बीजेपी यश दास गुप्ता, श्रावंती चटर्जी, कौशानी मुखर्जी, पायल सरकार और हिरेन चटर्जी के साथ बंगाल के चुनाव में उतरने वाली है। आई थिंक बीजेपी एमन एक पार्टी जेटा सब समय यूथ के चांस दिएছে, यूथের উপরে অনেকটা বিশ্বাস রেখেছে যে হ্যাঁ এই यूथ কিছু चेंज নিয়ে আসতে পারে। यशदास गुप्ता बीजेपी में शामिल होने वाले सबसे चर्चित अभिनेता हैं, जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां के नजदीकी दोस्त हैं, जिन्हें साल 2019 के चुनाव में उतारकर ममता बनर्जी ने विरोधियों के चुनावी गणित को खराब कर दिया था। लोहे को लोहे से काटने की तर्ज पर ममता ने पूर्व अभिनेत्री मुनमुन सेन को आसनसोल में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के मुकाबले खड़ा कर उनकी राह मुश्किल कर दी थी। यानी पश्चिम बंगाल के चुनाव में सितारों का चुनाव लड़ना
आम बात है। इस बार के विधानसभा चुनाव में खास बात यह है कि बीजेपी इस फॉर्मूले को जमकर आजमा रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और एक एक वोट बेहद कीमती है। और वैसे भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कोई सितारा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके प्रशंसक के मन पर कहीं न कहीं गहरा असर डालता है। मशहूर शख्सियत की ज्वाइनिंग किसी भी पार्टी की हो, वोटर के मन पर पार्टी के प्रति लोकप्रियता और मजबूती को बढ़ाने में मददगार साबित। लेकिन क्या बंगाल का वोटर सिर्फ यही देखकर वोट डालेगा? ये कहना जल्दबाजी होगी। ऐसे में सितारों को जमा करने का किसे कितना फायदा होगा, इसके लिए सभी को 2 मई तक का इंतजार करना होगा। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन जिन सितारों को शामिल करने की इतनी होड़ मची है, वो एक जनता के प्रतिनिधि के तौर पर काम कैसा करते हैं? क्योंकि जो जनता सितारे की लोकप्रियता को देखकर उन्हें चुनती है, कई बार ऐसा देखने में आया कि वो सितारे उनकी आवाज तक उठाना गवारा नहीं करते। इसमें पहला नंबर दीपक अधिकारी का है, जो बंगाली सिनेमा में देव के नाम से मशहूर है। 2014 में ममता ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वो जीत भी गए। लेकिन 16वीं लोकसभा के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 2 डिबेट में हिस्सा लिया और सदन में उनकी हाजिरी रही महज 11%। फिर भी देव 2019 में दोबारा संसद पहुंच गए। दिसंबर 2016 में मिथुन चक्रवर्ती ने स्वास्थ्य कारणों से राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ 3 दिन संसद गए, ना उन्होंने एक भी सवाल पूछा और ना ही वो किसी बहस में शामिल हुए। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती पर बीजेपी डोरे डाल रही है, उनसे करीबी दिखाने में लगी। सवाल है क्यों? मिथुन चक्रवर्ती, सौरभ गांगुली, प्रोसेनजीत चटर्जी, ये पश्चिम बंगाल के 3 बड़े आइकन हैं। वो शख्सियत जिन पर बंगाल की जनता गर्व करती है। बंगाल की जनता के दिल में बसे ये सितारे भले ही बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, न ही इन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की है, फिर भी बीजेपी के नेता इनसे मिल रहे हैं। सब बंगाल में स्टार पावर को समझने के लिए आपको साल 2007 में चलना होगा। की सरकार में जिस तरह से नंदीग्राम में संग्राम हुआ, उसने ममता बनर्जी को सियासी जीवनदान दे दिया। इसके लिए ममता ने उन सितारों की नाराजगी को जमकर भुनाया जिनकी धमक बंगाल की राजनीति में अच्छी खासी है। ये ममता बनर्जी ही थी जिन्होंने साल 2011 के चुनाव में बड़े पैमाने पर सितारों से पार्टी का प्रचार करवाया, टिकट देकर नेता भी बनाया। यानी सिंगूर और नंदीग्राम को लेकर नाराज जनता को ममता ने बंगाली सिनेमा के ग्लैमर से ऐसा लुभाया कि इतिहास बना दिया। बीजेपी ये बात जानती है, इसीलिए अब उसने ममता को उन्हीं के खेल में मात देने की ठान ली है और बहुत सोच समझकर आगे बढ़ रही है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के जिस कार्यक्रम में ममता बनर्जी पीएम के सामने नाराज हो गई थी, इस कार्यक्रम में बंगाली सिनेमा के अमिताभ बच्चन की अहमियत रखने वाले एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी भी शामिल थे, जिनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर काफी वायरल हुई। बीजेपी भी नेहरू और बोस के इसी कथित मतभेद को भुनाना चाहती है। इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रोसेनजीत चटर्जी काफी अहम साबित हो सकते हैं, इसीलिए उनसे बीजेपी नेता अक्सर मिलने का कोई न कोई बहाना खोज लेते हैं। इस तस्वीर में पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता प्रोसेनजीत चटर्जी को अमित शाह पर लिखी गई किताब देकर अपने वोटरों को संकेत दे रहे हैं। ऐसी कोशिशों के तहत मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की। मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले साल वो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय गए और पिछले महीने उन्होंने मोहन भागवत को मुंबई में अपने घर बुला लिया। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि मिथुन दा वहाँ पे अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। सौरभ गांगुली पर भी बीजेपी की नजर है। वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं फिलहाल, और पिछले दिनों जब उन्हें स्ट्रोक हुआ तो गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री ने फोन करके उनका हालचाल पूछा। हालांकि सौरभ गांगुली बहुत समझदारी से खुद को बीजेपी से दूर रखने में कामयाब हो गए, लेकिन जानकार मानते हैं कि इससे राज्य में इन सितारों के बीजेपी से जुड़े रहने की धारणा मजबूत हुई है। फिलहाल बीजेपी इसे ही बड़ी उपलब्धि मान रही है। कोलकाता से अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।